हरिओम एवरीबॉडी। सो वी बिगिन अगेन। हमने 3 नाड़ियों के बारे में पढ़ा, उसमें से बहने वाली प्राण शक्ति के बारे में पढ़ा, उसको समझा। अब कैसे पता चले कि कौन सा नॉस्ट्रिल वर्किंग है हमारा। व्हेन यू आर न्यू टू दिस एंड यू वांट टू नो कि भाई कौन सा नॉस्ट्रिल वर्किंग है। एक पॉइंट पे हमने ये भी पढ़ा कि बिना कुंभक किए, बिना नाक को हाथ लगाए या नॉस्ट्रिल्स को बंद किए हमें स्विच करने को आना चाहिए। अगर एक बंद है तो दूसरे को उसको चालू करना, ये हमको आना चाहिए, ये हमने समझा। तो लेकिन बेसिकली सवाल ये है कि हाउ डू वी नो विच नाड़ी इज वर्किंग, कौन सी नाकपुड़ी चालू है। सिंपल बात है, किसी भी आईने में या आईने पे या किसी भी ग्लास पे, कांच होता है, उसके ऊपर अगर आप श्वास छोड़ोगे तो जो नाकपुड़ी तुम्हारी चालू है वहाँ पे स्टीम आएगा, ऑलराइट। और जो नाकपुड़ी बंद है उधर कुछ नहीं, उधर प्लेन रहेगा। तो जहाँ पे स्टीम आएगा तो वो पता चल जाता है कि वो वाली नाकपुड़ी हमारी चालू है। विच एवर साइड दैट स्टीम्स ऑन द ग्लास, you will know that that particular nostril is working. और शिव अब जब भी हम इस तरह से ग्लास पे ब्रीथ करते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो जो स्टीमिंग भी है ना, ये स्टीमिंग अलग अलग शेप्स में देखने को मिलता है, ऑलराइट। कभी अर्धचंद्र के शेप में रहेगा, कभी स्क्वायर रहेगा, कभी राउंडेड रहेगा, कभी कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, ऐसे अलग अलग शेप बनता है उसका जब हम करते हैं। तो शिव स्वरोदय में बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है कि आकार जो निकलता है जब वो कांच वो योगी जो है आपको कांच पे ब्रीथ आउट करने बोलेंगे, और जब आप श्वास छोड़ते हो तो वो जो स्टीमिंग होता है, जहाँ पे भाप आती है, उसका आकार देखकर उनको पता चलता है कि कौन सा तत्व वर्किंग है, ऑलराइट। अब कौन सा तत्व जब हम कहते हैं तो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, राइट। और ये 5 जलों का, ये जो पंच महाभूत है हमारे, और हमारा पंचकोश है, और हमारी प्राण शक्ति है, ये एक दूसरे से हम वी कैन नॉट सेपरेट देम, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ऑलराइट। सो इट विल इंडिकेट अब एग्जैक्टली कौन से शेप का शेप देखकर कौन सा तत्व वर्किंग है, ये उन्होंने दिया है। तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर स्क्वायर शेप आता है तो पृथ्वी तत्व है, ऑलराइट। अगर स्क्वायर शेप आता है तो पृथ्वी तत्व है। अगर अर्धचंद्र आकार आता है तो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट। इफ इट इज हाफ मून देन दैट इज अ वाटर एलिमेंट। ट्रायंगुलर, त्रिकोण अगर आता है तो वो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट। अगर राउंड है तो एयर एलिमेंट, वायु तत्व, अगर गोलाकार है तो। और अगर बहुत सारे स्पॉट्स दिखे, अ मिक्सचर ऑफ स्पॉट्स, बहुत सारे स्पॉट्स है, तो फिर वो बनता है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, ईथर। तो इस तरह से इवन यू कैन ऑब्जर्व, हाँ, जब भी दिन में याद आ जाए बस किसी ग्लास पे ब्रीथ आउट करो, और जब भी वो आप ब्रीथ आउट करोगे तो तभी आपको जो भी शेप दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व अभी इस क्षण वर्किंग है। अभी इतना भी इजी नहीं है, ऑलराइट। इसमें भी और डिटेल दिए हैं। अगर ऊपर का भाग और नीचे का भाग, टॉप एंड बॉटम प्लेसमेंट किस तरफ है, लाइक व्हेन यू ब्रीथ आउट द अपर हाफ इज कैरिंग द शेप एंड नॉट द लोअर हाफ, तो इसका कुछ और मतलब बनता है, ऑलराइट। वो भी उन्होंने दिया है। मैं जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, और थोड़ा सा कि कितना सखोल इनका अभ्यास है, कितना डेप्थ में इस स्वर का अभ्यास किया गया है, इसका थोड़ा सा अंदाज, एक झलक, इसलिए मैंने कुछ उनके पॉइंटर्स लिख लिए हैं, तो आप सुनिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा।
the length, so many such details, their meanings, interpretations etc. are given. alright, so क्या मतलब बनता है, डिटेल दिया है. अच्छा, ये जो आकार है वो एक बात बनी, और एक बात है द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एक्सेल्ड. जब आप श्वास छोड़ते हो तो वो कितना लंबा है वो श्वास, उसका लेंथ कितना है, उसके हिसाब से भी तत्व बदलते हैं. तो अभी आपने आकार के हिसाब से तत्व लिखा, तो अभी मैं आपको इसके भी बारे में बता दूं. अगर लेट्स स्टार्ट विथ अर्थ ओनली. अगर पृथ्वी तत्व फंक्शनिंग है तो श्वास आपका 12 का लेंथ होगा. उसका लेंथ ऑफ द ब्रेथ एक्सेल्ड विल बी, नाउ आई एम नॉट व्हेरी श्योर कि दिस इज उनकी जो मात्रा असेल जान्हवी, उंगली असेल, मला पण असं वाटतं उंगलियां, 12 उंगलियां का लेंथ. हाँ, so generally it is उंगलियां, that is how it is counted. so अगर पृथ्वी तत्व है तो 12 उंगली, अगर जल तत्व है तो 16, अगर अग्नि तत्व है तो 4, अगर वायु तत्व है तो 8, और अगर आकाश तत्व है तो 20 उंगली का आपका प्रश्वास होगा, द एक्सेल्ड एयर. ओके, तो जो श्वास छोड़ा है वो श्वास का लेंथ इतनी उंगलियां अगर होता है तो वो वाला तत्व वर्किंग है, ऐसा उसका मतलब होता है. और एक चीज़, ये जो शिव स्वरोदय है इसमें से मैनी साइंसेस लाइक आयुर्वेदा, म्यूज़िक में गीत, नृत्य, वाद्य सब आता है. ओके, म्यूज़िक शास्त्र, नाद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, मंत्र शास्त्र, युद्ध शास्त्र, काम शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एंड मैनी मोर अदर साइंसेस आर co-related, integrated and associated with the movement of the प्राण शक्ति through the nadis and the चक्र छेद. तो ये प्राण शक्ति का जो वहन है हमारी नाड़ियों में से, और जो चक्रों का छेद होता है इसके वहन से, तो उसके साथ सिर्फ ये जो प्राण विद्या है इट इज़ नॉट इनफ. इतने सारे शास्त्र है, और ये तो मैंने कुछ ही नाम लिए हैं, कि जो शास्त्र को इंटीग्रेट करके तब जाके उसका क्या मतलब बनता है ये कंक्लूजन निकाला जाता है. ऑलराइट, सो ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो हम फन फैक्ट्स बोलते हैं जिसको, वो मैं आपको बताऊंगी. तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट फर्स्ट. अगर संभोग के वक्त, हाँ, पुरुष के अंदर सूर्य नाड़ी वर्किंग है और स्त्री के अंदर चंद्र नाड़ी वर्किंग है, तो उनको होगा पुत्र. ओके, मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ इन द मेल द सूर्य नाड़ी इज वर्किंग एंड इन द फीमेल द चंद्र नाड़ी इज वर्किंग. और अगर उल्टा हुआ, फीमेल में सूर्य नाड़ी वर्किंग है और मेल में चंद्र नाड़ी वर्किंग है संभोग के वक्त, तो उसको लड़की होगी. राइट. सिमिलरली वॉर्स, बैटल्स, शुभ कार्य, अशुभ परिणाम, प्रोग्नोसिस ऑफ डेथ, रिजल्ट्स ऑफ द ईयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिए. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको युद्ध पे जाना है तो आपकी कौन सी नाड़ी वर्किंग होनी चाहिए, एंड यू कैन स्विच ओवर. ओके, फिर से हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे. आई विल अगेन फिनिश विद द फन फैक्ट्स. पेज नंबर 174. और भी बहुत फन फैक्ट्स इन्होंने दिए जो बहुत मज़े. अगर आपको कोई शुभ कार्य करने जाना है तो आपका कौन सा स्वर चालू होना चाहिए, उस स्वर के हिसाब से आप लेफ्ट पैर बाहर रखोगे, घर के बाहर, हम कहते हैं ना उम्र के बाहर, तो उसके बाहर रखोगे, या राइट पैर से आप स्टार्ट करोगे. और अगर आपको किसी से झगड़ा करने जाना है तो या तो आपको एग्ज़ाम को जाना है, या वॉर्स को जाना है, या कोई आपकी कॉन्फ्रेंस है और जहाँ पे आप क्या एंटिसिपेट करते हो और जीतना चाहते हो, या वॉट एवर इट इज़, तो अलग अलग उन्होंने कुछ चीज़ें उसके बारे में दी है.
So I will just read out a few interesting facts about this. Okay, मृत्यु का वक्त भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है. The time of death also can be predicted. Having retained prana, that is stabilized, if the sun is controlled by a repeated practice, one keeps alive by avoiding the solar time. क्योंकि मृत्यु का समय जो है ना, इसको हम अगर हम सूर्य नाड़ी को कंटिन्यूसली वर्किंग रख सके तो हम मृत्यु से बच सकते हैं. एक जगह कहा है, द मून oozes out in the form of nectar from the sky in the head at the point of the Brahmarandra and nourishes the bodily lotus flower. Then by resorting to the moon and by constant practice of such karma yoga, one would become immortal. तो अगर आप अमर होना चाहते हो तो वो भी कैसे हो सकता है बताया है. At night the moon is to be avoided and at daytime the sun is to be avoided, controlled or stopped flowing. Who is engaged in such a study is always a yogi and there is no doubt about it. और डेथ के बारे में देखो आगे वो कहते हैं, when one's prana moves day and night through only one's nostril. अगर समझो एक ही नाकपुड़ी चालू है दिन रात, हमने क्या कहा, 1 घंटे के बाद स्विच ओवर होता है, राइट. अगर स्विच ओवर नहीं होता है और एक ही अगर चालू रहती है दिन रात, देन वंस डेथ वुड श्योरली अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years. 3 साल तक अगर इस तरह से सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड रहे तो 3 साल में मृत्यु अटल है. And he in whom the prana moves through Pingla alone for 2 days and 2 nights continuously would have his life only up to 2 years. Thus has been spoken by the knowers of the elements. तो जो तत्वों को जानते हैं उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन और 2 रात अगर कंटिन्यूसली सूर्य नारी एक्टिवेटेड रखी जाए तो 2 साल के अंदर मृत्यु निश्चित है. 3 nights, he whose pranas moves through one nostril only would have only 1 year's life left for survival. The discriminate ones of this lore say so. One should note signs of death. One should note the figure of the sun in the water, indicated by his signs. When at such times the sun is seen and it is found that he has become emaciated towards southwest, north and east, then it should be understood that person would survive for only 3 or 6 or 2 and 1 months respectively. 6, 3, 2 and 1 months respectively. If there is found a hole in the middle, he would survive only for 10 days. If he has been covered by clouds, the same day he would die. Thus the lifespan of a man has been spoken of explicitly by the seers who are omniscient. Prognosis of death through messenger. फिर उन्होंने लक्षण वगैरह वगैरह की बात की है कि जैसे शरीर का तापमान अगर कम हो जाए और फिर साथ में whose inhalation is noisy and cold and exhalation is like fire. तो जो श्वास है ये शीत है और प्रश्वास है ये अगर गर्म है तो his death will occur definitely. ऐसे क्या कहूँ क्या क्या पढ़ूँ, इसमें बहुत कुछ और एक स्टडी के बारे में कितने महीने कौन कैसे जीवित रखेगा वगैरह 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 बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है. सो आई थिंक वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज देयर इज जस्ट टू मच ऑफ इट एंड इट विल नॉट मेक एनी सेंस टू अस. बट मैं क्यों ये मैंने फिर आपको पढ़ के सुनाया ताकि आप समझ सको कि ये जो स्वर विद्या है, ये जो नाड़ी विज्ञान है, वो कितने डेप्थ में अभ्यास आ गया है, कितना डिटेल में ये है. ऑलराइट, सो प्रैक्टिकल को फिर से आते हैं. एक तो हम कांच पे अपनी श्वास को ब्रीथ आउट करेंगे और हमको पता चलेगा लेफ्ट चालू है या राइट चालू है. योगा में हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं. मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप सिर्फ ब्रीथ करने की कोशिश भी करो तो एक नॉस्ट्रिल में से बहुत इजीली श्वास बहता है और दूसरे में से थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है. तो जहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगता है वो क्लोज्ड है और जिसमें से इजीली श्वास बहता है वो तुम्हारा ओपन है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी नो विच इज़ ओपन एंड विच इज़ क्लोज. नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू. हाँ बोलो. नाड़ी का टाइमिंग का भी होगा ना कि बीच
आफ्टरनून तक सूर्य होना चाहिए या चंद्र होना चाहिए? हाँ हाँ, आई विल कम टू दैट, या दैट ऑल्सो आई विल कम टू। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। हाँ, बट गुड फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो क्या कभी कौन सी नाड़ी फंक्शनिंग होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो पहले तो ये समझ ले कि हमारे अभ्यास के लिए, हमारा जो आत्मा का अभ्यास शुरू है, उसके लिए हमने क्या सीखा? अगर ईड़ा और पिंगला दोनों ओपन है तो ही सुषुम्ना में से प्राण शक्ति का वहन होगा, और अगर सुषुम्ना में से प्राण शक्ति का वहन होगा तो ही आध्यात्मिक प्रगति होगी। सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दोनों नाकपुड़ी हम कैसे चालू रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न टू स्विच ओवर द नॉस्ट्रिल्स। ओके, अगर मेरा आई थिंक राइट अभी काफ़ी एक्टिव है और लेफ्ट थोड़ा सा कम एक्टिव है, तो जो एक्टिव है उसको बंद करके जो कम एक्टिव है उससे थोड़ी देर तक अगर मैं श्वास लेती रहूँ, मे बी अबाउट 8-10 आवर तक, तो मेरी ये वाली नॉस्ट्रिल खुल जाएगी। दिस इज़ वन टेक्निक। There is another very simple technique. When you sleep on your left side, the right nostril will open. When you sleep, वामकुशी, दक्षिण कुशी, हे शब्द आपण मराठीत ना वापरतो. So we always say खाना खाने के बाद वामकुशी करो. So when you sleep on your left side, your right nostril will be activated. When you sleep on your right side, your left nostril will be activated. अभी क्या हम हमेशा लेट के थोड़ी इसको खोल बंद कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल टेक्निक इज, इफ यू कैन सी मी, just put your hand under the armpit, opposite armpit of which nostril is functioning, which is not functioning. सपोज अभी मैंने जैसे कहा कि मेरा लेफ्ट कम ओपन है, तो मेरे राइट आर्मपिट के नीचे मैं हाथ रखूँगी और विद इन अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स वो वाला नॉस्ट्रिल ओपन हो जाएगा। अगर मैं दोनों आर्मपिट के नीचे हाथ रख के बैठूं, जब भी मैं बैठूं फुर्सत से, अगर मेरे हाथ कुछ काम नहीं कर रहे और अगर दोनों हाथ मैंने इस तरह मेरे आर्मपिट के नीचे रख दिए, तो आर्मपिट के सेंटर में माइल्ड प्रेशर जो आता है, इसके वजह से दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाते हैं। सुहास, विनायक, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस. Right? So when you place both the hands under the armpits, the nostrils will open up. अगर आपको पता हो तो जो योगी लोग हैं उनके पास एक योग दंड होता है हमेशा, पता है? ऐसी एक स्टिक है जिसको ऊपर से कर्व होता है, हाँ, योग दंड कहते हैं उसको. सो योग दंड उसी के लिए यूज़ किया जाता है. अगर उनको ये ध्यान में आए, मतलब जो उनके ध्यान में आता ही है, अवेयरनेस बहुत हाई रहती है कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल ऑफ है, तो वो योगदंड लेफ्ट के नीचे लगा देते हैं. और अगर उनको ध्यान में आए कि मेरी लेफ्ट कम फंक्शनिंग है, तो वो राइट के नीचे, आर्मपिट के नीचे योगदंड रख लेते हैं और दोनों नॉस्ट्रिल फंक्शन होना शुरू हो जाती है. अब आपके और मेरे लिए ये बहुत, अगर हम मेडिटेशन को बैठने वाले हैं, अगर हम अभ्यास के लिए बैठने वाले हैं, तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू हैव द प्राण शक्ति फ्लोइंग थ्रू द सुषुम्ना. एंड हाउ विल द प्राण शक्ति फ्लो थ्रू द सुषुम्ना? व्हेन बोथ ईड़ा एंड पिंगला आर एक्टिव. अगर आप योग अभ्यास करने जा रहे हो, अभी आपको आसन का प्रैक्टिस करना है या प्राणायाम करना है या आपको मेडिटेशन करना है या आपको इस तरह का अभ्यास करना है, आई एम सॉरी, थियोरेटिकल अभ्यास करना है, अगर आपको ऐसा कोई अभ्यास करना है, आर्मपिट के नीचे 1 मिनट के लिए दोनों हाथ रख लो, दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगे. पता है ये कहाँ पे ईजीली, जब हमें सर्दी होती है और हमारे साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, तब आप इसका एक्सपेरिमेंट करो. 30 सेकेंड्स में रिजल्ट मिलता है. ऑलराइट, सो जो भी आपका नाक बंद है, उसके ऑपोजिट आर्मपिट के नीचे आप थोड़ी देर तक हाथ रख लो, थोड़ा सा सेंटर में प्रेशर दे दो, तो वो हो जाता है. जैसे कि मेरी एक पीडियाट्रिक फ्रेंड है जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है,
और जब मैंने ये सीखा और गई हुई थी क्लिनिक में, और छोटा सा बच्चा आया हुआ था जिसको बहुत सर्दी थी, तो वो बाफ लेने आते हैं ना वहाँ पे स्टीमिंग के लिए, सो आया था. सो आई जस्ट लाइटली पुट pressure with my thumb under the the baby's armpits, and his nostrils opened up. All right. और एक मेरा अनुभव है कि हम लोग शुद्धि क्रिया करवाते थे इंस्टीट्यूट में हमारे, तो शुद्धि क्रिया में जल नीति करते हैं. सो यहाँ से पानी डालना है राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से डालना है, राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है. तो इट वाज वन ऑफ माय न्यू टाइम्स. और वो बच्चा आया, लड़का जो था वो जो जल नीति कर रहा था, वो कहने लगा, मैम मेरे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से तो बह रहा है लेकिन मेरे राइट से तो बह ही नहीं रहा, क्या करूँ. उसने बहुत ट्राई किया, तो मैंने उनको कहा राइट नॉस्ट्रिल से बह नहीं रहा मतलब वो ब्लॉक्ड है, तो आप लेफ़्ट आर्मपिट के नीचे 30 सेकेंड्स हाथ लगा के खड़े रहो. उन्होंने किया एंड द वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग. Why I'm giving you this example? It's proof. It validates the theory. It is proof that yes, it opens up both the nostrils. That means again come to the basics. प्राण शक्ति का वहन अगर करेक्ट किया जाए, अगर ब्लॉकेजेस निकाले जाए, तो हमारे चक्रास ओपन होंगे, हमारी नाड़ीज ओपन होंगी, और हमारे फिर फिजिकल बॉडी जो है ये अच्छा वर्किंग करेगा. ऑलराइट. और अब आते हैं हम, तो इस तरह से हम दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन कर सकते हैं. अब किस वक्त, बीजल के सवाल पे आते हैं, किस वक्त कौन सा नॉस्ट्रिल फंक्शनिंग होना चाहिए. ऑलराइट. जब जब हमें डायनामिक एक्शन करना है, या हमें जब जब अग्नि तत्व की ज़रूरत है, हमें बुद्धि का यूज़ करना है, बॉडी का यूज़ करना है, हमने दौड़ना है या हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल ओपन होनी चाहिए. डज दैट मेक सेंस? राइट. यस. व्हाई? बिकॉज इट इज सूर्य नाड़ी. इट विल मेक यू एक्टिव. बहुत सुस्ती हो रही है, क्या करोगे? सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर दो. अगर वो तुम्हारी राइट नॉस्ट्रिल ओपन हो गई तो फिर देन यू विल स्टार्ट फीलिंग एक्टिव एंड देन यू विल गेट टू वर्क. ओके, नाउ व्हेन यू आर नॉट वर्किंग और समथिंग एंड यू, दिन के जो प्रहर की बिजल बात कर रही है, दिन का मध्य भाग वगैरह, व्हेन डू यू वांट योर सूर्य नाड़ी टू बी एक्टिव? कब चाहते हैं हम कि हमारी सूर्य नाड़ी, एक तो दिन में, क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य होता है. और चंद्र नाड़ी कब एक्टिवेटेड चाहिए? रात में. क्यों? रात को चंद्र होता है. राइट. सूर्य के साथ हम काम करते हैं, चंद्र के साथ हम सोते हैं. लेकिन हम जो खाना खाते हैं, वो खाना पचाने के लिए भी सूर्य नाड़ी की एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो हमेशा खाना खाने के बाद मेक श्योर दैट योर सूर्य नाड़ी इज़ एक्टिवेटेड. अगर खाना खाने के बाद आपने ये 10 मिनट तक अगर आपने सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड आपकी रही, तो आपका पचन जो 3 घंटे में होने वाला है वो 2 घंटे में हो जाएगा. ओके. दीज आर ऑल रिसर्च स्टडीज़. कैवल्य धाम, बिहार स्कूल ऑफ योगा से भी मैंने कैवल्य धाम के रिसर्च स्टडीज़ देखे हैं. Sports person must be using this techniques during their competition. Yes, absolutely. तो हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमें चंद्र की सहाय चलिए या सूर्य की, उसके हिसाब से we will activate that नाड़ी. सो खाना खाने के बाद योगा में हम एडवाइस करते हैं वज्रासन में बैठो, और वज्रासन में लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद पकड़ो, तो राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीथ किया करोगे. यू डू दिस 10 मिनट्स, आपका पचन आधा घंटे में खाना हजम. या
सो वी कैन, अभी आप सोचो, अब आप चिंतन मनन करो और खुद सोचो कि कौन सी एक्टिविटी है करनी है और उसके लिए मुझे किसकी पावर चाहिए, सन या मून. डू आई वॉन्ट द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इन माई बॉडी टू बी एक्टिवेटेड और डू आई वॉन्ट द सिंपथेटिक सिस्टम टू बी इन एक्शन. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड. सो इसलिए योगी वो है जो खुद के बॉडी का, चाहे वो स्थूल शरीर हो चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, उसका कंट्रोल खुद के हाथ में वो ले लेता है, खुद के कंट्रोल में. नहीं तो बॉडी ऑटो मोड पे चलते रहता है. और अगर खाना खा चुके हैं और सूर्य चंद्र नाड़ी ही अगर एक्टिवेटेड रहती है तो फिर तो क्या, तो पचन तो टाइम लगने ही वाला है. ऑलराइट, सो यू, हाँ, यस सीमा बोलो. तो उसका एक्टिविटी के बाद तो राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए ना. If they are if they are what? When they are doing the activity, they are very clumsy. Clumsy? हाँ. Some to try, it's not doing the work properly or that type. अच्छा, all right. अभी ये विकृति हो गई. Okay, so clumsiness is diversion from normal behavior. All right, हाँ ठीक है. लेकिन सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर दोगी तो क्लमजीनेस शायद बढ़ जाएगा. व्हाट से स्मिता? यस, That person should work on the Manipur chakra. person who is clumsy should work on the Manipur chakra, you're saying. All right, okay. चक्र पे काम करना अलग है, थोड़ा रहता है, लेकिन नॉस्ट्रल्स का अगर बोल रहे हैं, हाँ, तो बिफोर डूइंग दैट वर्क आल्सो नॉस्ट्रल्स का भी नहीं, no, both. हाँ, to both of you Bijal and Smita, what I will say is, see, we are talking about normal state of affairs. नॉर्मल एक्टिविटी करनी है तो अगर एक्टिव होना है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर दो. अगर तुमको रेस्ट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और स्लीप, हाँ, अगर उसमें जाना है, अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी तुम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करोगी. जब किसी भी चीज़ को शांत करना है तो हम चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करेंगे. जब किसी भी चीज़ को बढ़ाना है तो हम सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करेंगे. लेकिन काम करना है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे. लेकिन जो धड़पड़ रहा है, जो गिर रहा है, क्लमजी जो शब्द आपने यूज़ किया, तो ये विकृति हो गई. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विकृति. फिर बहुत सारी बाकी की फैक्टर्स हमको कंसिडर करना पड़ेगा if we go into vikruti. So clumsiness is not natural, clumsiness is not normal. What we are talking about is normal activity and normal inactivity. If we don't want to be active, that means we want to rest, we want to sleep, we want to relax, we want to meditate, then we need to work on the Chandra Nadi should be functioning. एंड इफ़ वी वॉन्ट टू वर्क फिजिकली, और वी वॉन्ट टू, अगर समझो अभी कोई डिस्कशन में गए हैं या कोई कॉन्फ्रेंस में गए हैं और तुम्हें वहाँ पे तर्क वितर्क करना है, यू वॉन्ट टू गिव अ प्रेजेंटेशन एंड यू वॉन्ट टू, तो वो भी एक्टिविटी ही होती है. अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो भी एक्टिविटी है, तब भी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड चाहिए. लेकिन अगर विकृति की बात करें, उस प्रेजेंटेशन देते देते अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपका चिड़चिड़ेपना हो रहा है, धीरे से राइट नॉस्ट्रिल पे उंगली रख दो. बस कुछ क्षणों के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लो. In 10 minutes I'll listen to the recording. Okay स्मिता, नो प्रॉब्लम. आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लो और आपका गुस्सा, आपका इरिटेशन शांत हो जाएगा. अगर सामने वाला बहुत आर्ग्यूमेंट दे रहा है और आपका दिमाग खराब हो रहा है, बस ऐसे बैठे बैठे आपके राइट उंगली पे, नॉस्ट्रिल पे उंगली रख दो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द चंद्र नाड़ी हैज़ बीन एक्टिवेटेड. इट्स एज सिंपल एज दैट. Alright, so you think what sort of activity you want to do and accordingly
you go for that particular nostril का functioning. All right. All right. So to conclude, we need to first balance both the nadis and ensure both the nadis are open so that the Sushumna is gradually activated and the pranas will move vertically passing through the chakras. All right. अब एक और टॉपिक है जो योगा के सब्जेक्ट में हमेशा हम लोग लेते हैं और जो आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन मेंशनिंग. मैंने मंत्र, तंत्र, यंत्र, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब टेक्निक्स से हम नाड़ी विज्ञान यानी हमारी नाड़ियों पे या प्राण शक्ति के वहन पे हम ऑल्टरेशंस ला सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसकी मैंने बात की. लेकिन और एक टेक्निक है जिससे हम प्राण शक्ति का वहन जो है, इसका फ्लो, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और वो है मुद्रा. ऑलराइट. सो mudras were developed as a science that help redirect the pranic energy towards the spine, that is the major chakras, for spiritual evolution. अब जब हम मुद्रा कहते हैं तो यहाँ पे जो भी योगा टीचर्स है, आप सबको पता होगा, बाकी लोगों को बता दे कि वो जो हस्त मुद्रा वगैरह जो होती है ना, उन मुद्राओं के बारे में नहीं बात कर रहे. हाँ, ये 5 उंगलियां हमारी 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये जल मुद्रा बनी. या तो सिर्फ उन मुद्राओं की बात नहीं कर रही है. मेजरली अगर प्राण का फ्लो सुषुम्ना की तरफ हमको डाइवर्ट करना है तो हमें योग मुद्रा करना होगा. अब योग मुद्रा में विपरीत करणी मुद्रा, वज्रासन योग मुद्रा, पद्मासन योग मुद्रा, ऐसी सारी अनेक मुद्राएं हैं जो शरीर की अवस्था होती है. उन अवस्थाओं की प्रैक्टिस अगर हमने की तो फिर the energies will be diverted towards the Sushumna. The Sushumna will be activated and the energy will pass through all the chakras in our central nadi, in the Sushumna. अब मुद्रा ये शब्द भी कहाँ से आया? तो मुद यानी आनंद, जॉय. मुद का मतलब होता है खुशी, आनंद, जॉय. और द्रवय का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, आगे लाना, वर आणणं, पुढे आणणं, आगे लाना. सो मुद्रा यानी आनंद को आगे लाना, खुशी को आगे लाना. ऑलराइट. तो कौन सी खुशी के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम उन्मनी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लिसफुल स्टेट के. जानवी, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? हम ब्लिसफुल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं. काय सांगताय से? हाँ, मुदम ददाती इति मुद्रा, बराबर है, बिल्कुल. या सो क्या खुशी, क्या ब्लिसफुल स्टेट यानी हमारी चित्त की अवस्था हम आनंदमय बनाना चाहते हैं, हम आनंदमय कोश में रहना चाहते हैं, तब तो उसको मुद्रा कहा जाता है. ऑलराइट. तो यौगिक मुद्रा है, यौगिक मुद्रा के अभ्यास से, जैसे मैंने कहा विपरीत करणी मुद्रा या वज्रासन योग मुद्रा, इस मुद्राओं को आसन भी कहा जाता है. उनका अभ्यास आसन जैसे किया जाता है. तो उस आसन में जब हम ज़्यादा उसका अभ्यास करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति जो है अपने आप सुषुम्ना की तरफ डाइवर्ट हो जाती है. और जो हायर चक्रास है, हमारे चक्रास का छेद करते हुए ऊपर बहती है और कुंडलिनी जागृति या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इससे पॉसिबल हो जाता है. तो हस्त मुद्राएं के बारे में ज़्यादातर नहीं, इन मुद्रा योग मुद्राओं के बारे में मैं बात कर रही थी. लेकिन हस्त मुद्राएं भी बहुत काम की चीज़ है. कैसे? देखो, हमारा बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आप सब जानते हैं. हाँ, इफ़ वी स्पीक अबाउट ऑन अ फिजिकल लेवल, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम कहते हैं कि हमारे शरीर से प्राण शक्ति बहती है. अब आप सोचो, अगर आपके शरीर के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति सिर्फ शरीर के अंदर ही रही तो क्या होगा? ओके. तो ये शक्ति जो है ये सिर्फ शरीर के अंदर किसी भी जीवात्मा के सिर्फ नहीं रह सकती. यू कैन नॉट कंटेन अ फिक्स्ड
quantity of energy in any one body. So the energy is continuously flowing out of your body and entering your body. अब प्राणा, मैंने आपको कहा एटमॉस्फेयर में, एयर में बहुत सारा प्राणा है, लेकिन प्राणा एक ऐसी शक्ति है जो सेल्फ जनरेट होती है. इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड एनर्जी. ऑलराइट. सो हमारे हाथों की उंगलियां, हमारे पैरों की उंगलियों में से प्राण शक्ति जो है ये कंटिन्यूसली बाहर बहती रहती है. श्वास से अंदर लेते हैं और इन हमारे बॉडी से ही पूरे शरीर के बाहर ये शक्ति फैलती है और पूरे शरीर के अंदर ये शक्ति आती है. ये ऑरा जो है, ये ऑरिक इंटर एक्सचेंज ऑफ प्राण शक्ति इसको कहते हैं. देखो, आपको अनुभव हुआ होगा कभी कभी कोई व्यक्ति आपके नज़दीक ज़्यादा अगर आके खड़ा रह जाए तो कोई व्यक्ति के साथ आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता एंड यू आर ओके. आपको ध्यान में भी नहीं आता कि ये व्यक्ति इतना नज़दीक आके खड़ा है. और कोई व्यक्ति जैसे ही नज़दीक आता है तो जैसे कि आपका विरोध हो जाता है, रिबेल हो जाते हो आप और दूर हट जाते हो, सरक जाते हो. उनकी ऑरिक एनर्जी, आपकी ऑरिक एनर्जी जब जुड़ती है, टकराती है मैं कहने वाली थी, बट आई एम चेंजिंग द वर्ड टू जुड़ती है. तो व्हेन दे कम अक्रॉस ईच अदर, इफ इट डजंट मैच यू विल रिपेल, इफ इट मैचेस यू विल लाइक दैट पर्सन. ये तो आपने सबने अनुभव किया होगा, राइट. कहने का मतलब ये है, मेरा बात ये मैं कह रही हूँ कि हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली आउटफ्लो ऑफ प्राणिक शक्ति होते ही रहता है. अगर मुझे मेडिटेशन करना है, अगर मुझे योग अभ्यास करना है, अगर मुझे प्राणायाम का अभ्यास करना है, अगर मुझे मंत्र तंत्र का अभ्यास करना है, और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉडी का जो प्राणिक एनर्जी के जो सर्किट्स है, इन सर्किट्स को मैं बंद कर दूँ और मेरा आउटफ्लो ऑफ एनर्जी को मैं रोक दूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इसका जवाब मुद्रा के अभ्यास से मिलता है. पहली चीज़, जब आप पद्मासन में बैठते हो, लोटस पोजिशन, ओके, या तो इवन साधी मांडी अपन म्हणतो ना, अगर आप पैर को फोल्ड करके बैठते हो तो जब आपके एंकल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तभी कुछ सर्किट्स बंद हो जाते हैं. और जब भी आपका मनगट, आपका रिस्ट आप आपके नीज पे रखते हो, बैठ के ना, हम बैठते हैं और नीज पे हमारा रिस्ट टिकाते हैं, तभी और कुछ एनर्जी सेंटर्स क्लोज हो जाते हैं. ऑलराइट. और जब भी आप ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ओके, इसको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, ये मुद्रा जब हम करते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, द टिप्स ऑफ दिस फिंगर्स, the first finger and the thumb, when we connect them to each other and when we keep the other three fingers straight, we are closing the upper body circuit. With Padmasan, we close the lower body circuit. With the Dhyana Mudra, Jnana Mudra, we are closing the upper body circuit. ऐसी मुद्रा में, ऐसा अवस्था में समकाय शिरोग्रीव होकर अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आप very quickly you will enter into a state of meditation. या तो इस अवस्था में अगर आप 10वीं 12वीं BA MA इन योगा PhD, आप किसी भी अभ्यास करने को अगर इस तरह से बैठते हो, इस शरीर की अवस्था में, म्हणजे मांडी घालून, हाताची ध्यान मुद्रा, पाठीचा कणा ताठ पण शिथिल, पैर फोल्डेड है, हाथ ध्यान मुद्रा में है और पीठ, सर और हमारा एक लाइन में है. और फिर अगर हम अभ्यास करने बैठे तो जो अभ्यास करने का मेमोरी टाइम जो हम कहते हैं ना, पाठांतर, तो वो जो हमको पढ़ने को जो टाइम लगने वाला था उससे बहुत कम लगेगा. क्यों? क्योंकि एनर्जी बॉडी के अंदर कॉन्जर्व हो गई. इसलिए देखो, हम बच्चों को डांटते हैं, ये क्या लेटे लेटे पढ़ रहा है, सीधा बैठ. हाँ,
अरे पीठ खोल क्यों की ये है, सीधी बैठ, है ना, हम डांटते हैं बच्चों को, खुद भूल जाते हैं बड़े होके, नहीं, बट दैट्स ओके। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू, मुद्रास आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सर्टन रिजल्ट्स, स्पेशली इंटेलेक्चुअल स्टडी जो है उसके लिए ये मुद्रास बहुत यूजफुल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे नाड़ी का अभ्यास खत्म होता है। सो बहुत क्लियर हो गया हमें कि 72,000 नाड़ी है, 3 मुख्य नाड़ी है। नो नो नो, थोड़ा और बताना है मुझे आपको, रुको, नहीं हुआ। सदगुरु का एक लेक्चर मैंने सुना था चक्रास पे, का कुछ आप लोगों में से कुछ जनों ने शायद होगा, उसके बाद मैंने उसका अभ्यास किया। तो हाँ, ग्रंथों में ये इन्फॉर्मेशन जो सदगुरु ने उस लेक्चर में दी थी, तो मेरे पास उनके, सदगुरु के भी नोट्स है, और दूसरा मैंने जो ग्रंथों से नोट डाउन किया वो भी मेरे पास है। कहा है कि टोटल ऑफ, यू माइट वांट टू नोट दिस डाउन, देयर आर 114 चक्रास इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर मेजरली, मतलब 72,000 नाड़ीज में, ओके, आई वेंट इनटू चक्रास, 1 minute, आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके। ऑलराइट, सो जैसे मैं कह रही थी कि देर आर 72,000 नाडीज एंड देर आर मैनी मैनी चक्रास इन आवर बॉडीज, इन आवर बॉडी, ओके, मैनी मैनी चक्रास। जिधर जिधर 2 से अधिक नाड़ी एक साथ आएगी, वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी सेंटर फॉर्म हो जाएगा। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप मेरे साथ इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाथों को लंबा कीजिए, एक तलवा ऊपर, एक तलवा नीचे, हाँ, या ऑलराइट, इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ मेक वेरी फास्ट मूवमेंट विथ योर हैंड्स, हाँ, जोर से करना है। अपने फिस्ट जो है, अपनी उंगलियों को बंद करना है। मेक अ फिस्ट एंड मेक वेरी क्विक मूवमेंट्स अबाउट मेकिंग अ फिस्ट, कीप डूइंग इट। हाँ, एक हाथ का तलवा ऊपर है, दूसरे का नीचे है, और आप ये फिस्ट की मूवमेंट कर रहे हैं, मुठ बना रहे हैं। ऑलराइट, अब उसको शिफ्ट करो, जो ऊपर था उसको नीचे करो, और जो नीचे था उसको ऊपर करो, एंड मेक वेरी स्विफ्ट मूवमेंट्स क्लोजिंग योर फिस्ट कंटिन्यूसली। ऑलराइट, एंड नाउ जस्ट होल्ड both your hands near each other. Slowly bring your hands near each other. You can feel the pull of the chakras. Yeah? You can feel the chakras rotating. So many small little chakras rotating all over the palms, all over the palm. Right? Yes? Could you feel it? Fantastic. अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा देर कर लेना और एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ओके, दिस इज द मोमेंट यू डू, देन यू टर्न एंड डू इट द अदर वे। सो डू दिस फॉर लाइक से 1 minute एंड दिस फॉर 1 minute। वेरी फास्ट यू कैन फील द चक्रास का रोटेशंस फील होता है। तो सो देर आर मैनी मैनी चक्रास इन द बॉडी। लेकिन और बहुत सारा हमने देखा कि अलग अलग नंबर ऑफ चक्रास उन्होंने अलग अलग नंबर ऑफ नाड़ीज बताए थे उसमें, और जिसमें अलग अलग बहुत सारे चक्रास है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मध्यगा है, जो सेंट्रल नाड़ी है, इस पे 7 चक्र है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बेस पे ये कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति स्थित है, और ये कुंडलिनी शक्ति जो सुप्त है, इसको जागृत करने के लिए हमें प्राण शक्ति का वहन इन सुषुम्ना में से जब वो पास होती है प्राण शक्ति, तब ये 7 नहीं 6 चक्रों का छेद करते हुए पास होती है। 7वां चक्र जो है वो ऊपर है, शरीर के बाहर है, इसलिए हम लोग सप्त चक्र नहीं षट चक्र कहते हैं, और ये 7वां तो शरीर के बाहर है। लेकिन 6 चक्रास जो है ये हमारी सुषुम्ना पे एट फिक्स पॉइंट्स, ये 6 प्लेसेस है जहाँ पे ये 6 चक्र स्थित है।
ईच चक्र का हम डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन पहले ये चक्र को हम जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लें। चक्र का डिटेलिंग मैं देती हूँ, लेकिन जैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही थी, दैट दे से दैट देर आर 114 मेजर चक्रास इन द सिस्टम। अभी आपने फील किया हाथ का, उसी तरह अगर आप ज़ोर ज़ोर से पैर पटकोगे ज़मीन पे, कुछ समय बाद, लाइक यू नो फॉर अ मिनट और सो, यू कैन फील पैरों के नीचे ऐसे सेन्सेशन्स होती है फील। पायाखाली तळपायाला चुरचुर जाणवते. दे आर द रोटेशन ऑफ द चक्रास. सो देर आर many chakras in the body. Of this 114 are the major chakras in the system of these. अब 114 में से 2 चक्रा शरीर के बाहर है, तो रह गए कितने? 112. ओके, अब ये जो 112 चक्रास है, two chakras are outside the body. So that leaves 112 chakras inside the body. Of this 112 chakras, only 108 chakra we can work on. अगर हम चक्र ध्यान, चक्र का अभ्यास, चक्र का एक्टिवेशन, चक्र पे वर्किंग करना चाहे, तो उसमें से सिर्फ 108 पे हम वर्किंग कर सकते हैं. 112 में से 108 पे वर्किंग कर सकते हैं. और जो बाकी के 4 जो रह गए ना, वो परिणाम रूप ओपन होते हैं. दे फ्लावर एज अ कॉन्सिक्वेंस. When we work on the 108 chakras, 4 chakras will get activated as a consequence of your work on those 108 chakras. Is it clear? Yeah. So when we work on 100, अब ये देखो 108 जो फिगर आया है, ये हमारे शास्त्र में बताया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है. 108 मैं पढ़ूंगी यहाँ से. 108 is manifested in the human system because it is significant in the making of the solar system. क्योंकि हमारी जो सूर्यमाला है, ये सूर्यमाला का जो भी गणित है ना, ये गणित 108 का गणित बैठता है. ऑलराइट, नाउ 108 is the ratio of the diameter of the sun. सूर्य का जो डायमीटर है उसका, और द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अगर उसका रेशियो मैच किया जाए पृथ्वी और चंद्र के अंतर के साथ, तो वो 108 टाइम्स बनता है. You need not write this, just because it is interesting, I am giving you these details. The ratio of the diameter of the sun and the earth is 108 times. Okay? 108 रुद्राक्ष भी है, 108 हम माला जपते हैं, 108 मंत्रास है, 108 are the different practices. To be in alignment with the cosmic system, your body has to be in sync with the solar system to function at its optimum. Each practice of yoga is in consideration with the cycles of the sun, the moon, and the variations which occur because the body is created in collaboration with these. Je pindi te brahmandi, brahmandi te pindi. So again we come, what is individual is universal, what is universal is individual. So we come following this principle. सोलार सिस्टम के साथ हमारा बॉडी सिस्टम परफेक्टली मैच्ड है, ये वो कहना चाहते हैं. इफ़ यू जस्ट लर्न टू होल्ड योर बॉडी राइट, यू कैन डाउनलोड द कॉस्मोस इनटू योर बॉडी. इफ़ यू पे द राइट काइंड ऑफ अटेंशन, एवरीथिंग हैज़ टू yield. ये सदगुरु के शब्द हैं. अगर आप ध्यान रखो, अगर आप सोलार सिस्टम जैसे अलाइनमेंट में है, उसी तरह हमारे शरीर को अगर हम अलाइनमेंट में रखें, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर मतलब परमात्मा आत्मा के साथ एक रूप हो सकता है. ये उसकी क्षमता है. The rotation of the earth is divided into 27 segments, which is called as nakshatra.
बराबर 27 नक्षत्र है। तो ये जो पृथ्वी का जो भ्रमण है, ये जो रोटेशन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 27 सेगमेंट। ईच नक्षत्र इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये जो 27 है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल कितना हुआ? 108। ऑलराइट, 27 phases of moon from Purnima to Amavasya, again back to Purnima. 27 phases of the moon. The woman's body has a cycle of 27 days. मासिक पाली हमारी जो जो धर्म है, स्त्री धर्म है, इसका भी 27 डेज का साइकिल है। और मेंस साइकिल इज ऑफ 12 to 12 and 1/4 years in a balanced man, ऐसा उन्होंने कहा। और ये साइकिल्स हम स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर हम इसका अभ्यास करें तो इन साइकिल्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं। Alright, so this is what they had said. There was one more thing that I found very interesting कि ये जो 112 चक्र जो है, इनको 7 डायमेंशंस में भी हम पाए जाते हैं। यानी 7 चक्र इज इक्वल टू 7 डायमेंशंस भी कहा जाता है। और इसलिए देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा। तो जो योग अभ्यास की शाखाएं हैं, different schools of yoga, they are also 7 in number. अगर हम हमारा आयु जो है, हमारी जिंदगी जो है, हमारा आयुष्य अगर हम if we want to make our life great, then in our body, even out of this 112, 21 chakras have to be active. अगर हमारे बॉडी के अंदर 21 चक्रास को हम एक्टिवेटेड रखें तो we can have a great life. Now there are 7 sets, each with 3 chakras functioning as one. So that is 21 again. Life will be fantastic. बहुत अच्छा लाइफ चलेगा, लेकिन it will be dead. Because see, it will be like an inactive computer. It will be like a cripple. So it is not enough to have only 21 chakras activated. We have to activate all the chakras so that we can have a dynamic life. If you want a well functioning body, then 21 chakras are enough. And this is where Hatha Yoga comes up, because Hatha Yoga helps us to activate all the chakras of our bodies. देखो, हम योग सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग आसना का प्रैक्टिस करो। हम उसको बैलेंस करने के लिए अगर हमने एक फॉरवर्ड बेंड करवाया तो हम एक रिवर्स बेंड भी करवाते हैं। तो व्हाई आर वी बैलेंसिंग बोथ द साइड्स? अगर हमने लेफ्ट साइड का करवाया तो हम राइट साइड भी करवाते हैं, बिकॉज हठ योगा हेल्प्स टू एक्टिवेट all the chakras in our body. Alright, अब एनर्जी ये जो हम एक्टिविटीज़, ये जो आसन है, प्राणायाम का अभ्यास है, इससे हम चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। कौन से वाले? अगर सुषुम्ना के 7 चक्रों को देखा जाए तो, बिकॉज यू आर करंटली साइंड इन, कैन यू हियर मी गाइस? Alright, okay, I don't know, कोई इंटीमेशन आ गया। Alright, तो see, we can activate 6 chakras in our body. You cannot activate the Sahasrara chakra. You can activate the Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Ajna. Then how will Sahasrara get activated? Movement of the pranic energy is slow and steady. Even if it is in speed, there is a certain speed to it. From Muladhara to Ajna, from Ajna to Sahasrara, the energy jumps. Alright, so we have all heard about the Kundalini Jagruti, Urdhva Gati, which moves upwards and it goes swiftly. As it moves, it will open up one chakra at a time. And that will give you certain experiences.
जब भी मूलाधार का छेद होगा, कुंडलिनी अगर वहाँ से गुजरती है तो कुछ तो भी ऐसा 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 होगा, फिर स्वाधिष्ठान, फिर ऐसा ऐसा. सो इट इज़ अ स्टेडी एंड सिक्वेंशियल मूवमेंट. बट वंस इट रीचेज आज्ञा, गेम ओवर है. बट कंप्लीट गेम ओवर नहीं है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक बहुत जनों की एनर्जी आ जाती है, लेकिन यहाँ से सहस्ररा, आज्ञा से सहस्ररा तक बहुत जनों की यहाँ पे आके रुक जाती है. सो दे बिकम क्लेयरवॉयंट, क्लेयर सेंटिएंट, दे डेवलप्ड ऑल दिस सिद्धीज, you know, extra powers, supernatural powers they will develop. But that is not the end of game, because the Jivatma is still very much there. The Atma has not become one with the Paramatma. For that to happen, the energy has to jump from your Ajna and hit the Sahasrara, because the Shiva is in the Sahasrara. Shakti unites with the Shiva in the Sahasrara chakra. All right. I hope this brings a little more clarity than what you might have previously known. So this is how it works. Now let us look at what a chakra is. Let us start with the topic of chakra. Today I will be introducing you to the chakras, and then later on we will study each chakra individually. देर इज़ बहुत अच्छा और बहुत गहरा अभ्यास किया है, वो है एनोडिया जुडिथ नामक ये जो किताब है. शी इज़ अ PhD, शी इज़ नो मोर. एनोडिया जुडिथ की चक्रास द व्हील्स ऑफ लाइफ नाम की ये जो किताब है, सबसे काफ़ी परिपूर्ण अभ्यास इसमें है. उसकी शुरुआत वो करती है, आई एम यूजिंग हर वर्ड्स, कोटिंग हर वर्ड्स. We are a circle within a circle, with no beginning and never ending. Everything is in a cycle. Our whole lives are in cycle. Seasons are in cycle. Day and night is in cycle. Birth and death is a cycle. Galaxies are cycles. Planets, earth, flowers, trees, tree trunks, peoples, everything, people, all are circles, all are wheels spinning in orbit through space. Like we studied in the Mandikya Upanishad, space within space within space within space. Everything is the space element. वो जो आकाश तत्व है, उसके अंदर एक आकाश, उसके अंदर छोटा आकाश, उसके अंदर छोटा आकाश, ब्रह्मांड से लेके पिंड तक, वी आर जस्ट साइकिल्स, chakras. Okay. In the subtle body of a human, there are thousands of chakras, whereas more than two nadis, wherever more than two nadis intersect, a chakra is formed. It becomes the energy center of prana, which flows through the nadis like a junction. तो जहाँ से दो से अधिक नाड़ी अगर एक साथ आ जाती है तो दोनों की शक्तियाँ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो शक्ति जो है ये बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं, एंड इट स्टार्ट स्पिनिंग ओवर देयर, एंड दैट फॉर्म्स अ चक्रा. इट्स लाइक अ जंक्शन. देखो ट्रेन्स का जंक्शन होता है ना, बहुत अलग अलग दिशाओं से ट्रेन्स आती है और वो जंक्शन बन जाता है. तो जंक्शन हमेशा बड़ा होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेशंस होते हैं, और वहाँ पे एक दूसरे को काट छाट कर वो मतलब क्रॉस ओवर करके दिशा बदली जाती है. द डायरेक्शंस आर चेंज. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ जंक्शन. When more than two nadis meet, the prana energy which increases at that spot forms a whirlpool which is called as a chakra. So, what are chakras? Chakras are disc और vortexes, जिसको हम vortex कहते हैं या डिस्क कहते हैं, spinning like a wheel, attracting and repelling activity of that particular area. देखो जब भी कोई भी चीज़ स्पिन होती है ना, तो वो स्पिनिंग होते वक्त कुछ चीज़ें बाहर फेंकी जाती है, कुछ चीज़ें अंदर खींची जाती है. राइट? एम आई राइट? सम थिंग्स आर थ्रोन आउट एंड सम थिंग्स आर
awakening. So chakras are discs or vortex spinning like a wheel, attracting or repelling activity of that particular area, and this happens on a psychophysical level or status. So they are programs which run our lives. अब चक्रा का स्पिनिंग इज डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द प्राण शक्ति, राइट. चक्रा का जो स्पिनिंग है ये प्राण शक्ति का जो नाड़ी में से होने वाला वहन है उस पे डिपेंडेंट है. अब नाड़ीज में से जो वहन है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो हमारे विचारों पे, हमारी परिस्थितियों पे, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटालिटी, हमारा श्वास, हमारा खाना पीना, हमारा सोचना, हर एक चीज़ पे, तो हमारे बॉडी और माइंड के फंक्शनिंग पे प्राण शक्ति का या वी कैन से प्राण शक्ति के फ्लो एडजस्ट होता है. जैसे हम बाहर से इनपुट जो हम लेते हैं उसके हिसाब से प्राण शक्ति का जो फ्लो है नाड़ियों में ऑल्टर होता है, बदलता है, राइट. इज दैट राइट? या सो दे आर प्रोग्राम्स विच रन आवर लाइफ लिटरली. नाउ जुडिथ एनोडिया डिफाइंस चक्रा. ये जो एनोडिया जुडिथ है उसने चक्रा का डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद आया. जिस तरह से वो डिस्क्राइब करती है, उसने व्याख्या दी है, डेफिनेशन दी है. Chakras are organizing center for the reception, assimilation and transmission of life energies. हमारी जिंदगी की जो भी शक्तियां हैं, ये शक्तियों का ग्रहण करना, उसका एसिमिलेशन यानी उसका जो भी ग्रहण करने के बाद उसका जो भी एसिमिलेट करना है यानी पचन करना है, और फिर उसका रूपांतर करना, और फिर उसको पास ऑन करना यानी उसका ट्रांसमिशन. तो हमारी लाइफ एनर्जीज का जो भी ट्रांसमिशन है उसका जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है उसको कहते हैं चक्र. बिकॉज इसके वजह से ही शरीर और मन एक दूसरे से जुड़ता है, आत्मा परमात्मा एक दूसरे से जुड़ता है, स्पिरिट एंड मैटर, बॉडी एंड अ सोल एक दूसरे से जुड़ते हैं. उतना ही नहीं, yes, like a magnet, you're true, but magnet is one way activity, Vinayak. It is not both way activity. It doesn't unless if it is you use different kind of magnets, yeah. So the principle is not the same over here. पास्ट को फ्यूचर से जुड़ता है. तो ये जो चक्रा है इसका स्पिनिंग है, इसकी एनर्जी जो है, ये जो वर्लपूल है, ये जो वॉटेक्स है, वो हर चीज़ को एक दूसरे से जुड़ती है. They act as gears more than magnets, Vinayak. I will say they are like gears. That's what they say. They act as gears pulling and pushing us towards the still untapped frontiers of consciousness and its infinite potential. हमारा जो चित्त है, हमारी जो चित्त शक्ति है, ये पूरी तरह हमने एक्सप्लोर नहीं की है. हाँ, सो मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध चित्त जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया अवस्था, इसको हमने एक्सप्लोर नहीं की है. हम या तो सिर्फ जागृत में रहते हैं और फिर उसके साथ में जब सोने जाते हैं तो स्वप्न में चले जाते हैं जो जागृत के बराबर है, और फिर अगर थोड़ी सी सजगता हम डेवलप कर सके तो हम सुषुप्ति में जा सकते हैं और सजगता और बढ़ा दे, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस और बढ़ा दे, तो सुषुप्ति से हम निरुद्ध भी जा सकते हैं, राइट. तो इस तरह से हमारी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है. तो ये जो है, ये चक्रास उन गियर्स की तरह है जो हमारे जो पोटेंशियल को हमने, जैसे गियर्स देखो, हम सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ गियर में डालते हैं कि गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है. उसी तरह इन चक्रास के स्पिनिंग से हमारा कॉन्शियसनेस का जो सजगता, अवेयरनेस का जो स्पीड है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं.
उसकी जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है वो पोटेंशियल तक हम उसे ले जा सकते हैं, राइट। सो द बॉडी इज अ vehicle of consciousness and chakras are the wheels of life that carry this vehicle through all trials, tribulations and transformations. तो हमारा शरीर जो है ये एक सजगता का साधन है और इस साधन को अपने मार्ग से चलाने वाले ये चक्र और इस चक्र के अंदर जो प्राण शक्ति है वो है, राइट। सो द वर्ड, तो दिस इज हाउ द चक्रास फंक्शन। अब अगर हम सो फार सो गुड, या आया आपके ध्यान में, ऑल गुड, ओके। अभी अगर इस शब्द को हम देखें, चक्रा इस शब्द को, तो वेद में इस शब्द को पहला पाया जाता है, लेकिन चक्र ये शब्द नहीं है। वेद में जो शब्द देखा है वो है चक्रावर्तीन। चक्रावर्तीन ये शब्द है। चक्रावर्तीन का मतलब होता है द किंग हु टर्न्स द व्हील्स ऑफ हिज एम्पायर। वो राजा जो अपने राज्य का चाक कहते हैं ना, चक्र चलाता है, तो वो चक्रधारी बनता है। तो चक्रावर्तीन वो राजा है जो राजा, तो अगर तो ऋग्वेद में तो नहीं, मतलब वेदों में ये चक्रावर्तीन शब्द है और ऋग्वेद में एक योगिनी का नाम है, सन्यासी योगी जो थी उसका नाम बताया जाता है कुनुमनमा। कुनुमनमा, KUNAMNAMA, कुनुमनमा। कुनुमनमा का शब्दार्थ होता है, लिटरली मीनिंग होता है शी हु इज बेंट और कॉइल्ड। जो बेंट है मतलब मुड़ी हुई है या कॉइल्ड है। तो कुंडलिनी शक्ति के लिए ये शब्द का उपयोग हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ये शब्द कुंडलिनी के बारे में बताया है। लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगी ये किसी का भाष्य है, किसी का इंटरप्रिटेशन है। सही भी हो सकता है, पूरी तरह गलत भी हो सकता है। तो जब इटिमोलॉजी देखी जाती है, जब किसी भी चीज़ का हिस्ट्री ट्रेस किया जाता है, तो इंटरप्रिटेशंस लोग करते रहते हैं, भाष्यकार जो है ये करते रहते हैं। तो शायद कुंडलिनी और चक्र इन शब्दों का उपयोग वेद में है, शायद नहीं है। लेकिन बहुत पुराने शास्त्र है, कुछ ग्रंथों के नाम मैं आपको बताऊंगी। एक है क्षुरिका, KSURIKA, क्षुरिका उपनिषद, ये एक उपनिषद है, ठीक है। दूसरा है हिवाज्र तंत्र और चर्यगिति तंत्र। तो ये जो हिवाज्र तंत्र है और चर्यगिति तंत्र है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट किताबें हैं और इनमें सिर्फ 4 चक्रों का उल्लेख किया गया है। हाँ, 6 चक्र और 7 चक्र नहीं, सिर्फ 4 चक्र का उल्लेख किया गया है। और एक ग्रंथ है कुब्जिका मत या कुब्जिका माता हो सकता है, हाँ मेरा उच्चारण शायद गलत हो, कुब्जिका माता, क्योंकि इंग्लिश में पता नहीं चलता। और एक ग्रंथ है कौल ज्ञान निर्णय, ये और एक टेक्स्ट है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें चक्र और नाड़ियों के बारे में या चक्रों का अभ्यास किया गया है। बहुत प्रख्यात या फेमस जो टेक्स्ट है जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं उनका नाम है षटचक्र निरूपण, हाँ ग्रंथ का नाम है। योग उपनिषदों में भी चक्र के बारे में काफ़ी बताया गया है। षटचक्र निरूपण 1577 के शतक में या आसपास ये वाली किताब लिखी गई थी, षटचक्र निरूपण। फिर योग उपनिषद है, फिर पादुका पंचका है जो 10th सेंचुरी में लिखी गई थी, हाँ पादुका पंचका। और गोरक्ष षटकम है जिसमें चक्र ध्यान के बारे में बताया गया है।
ऑलराइट. सो या गोरक्ष षटकम. नाउ तो ये ग्रंथ है जिनमें चक्रों के बारे में बताया गया है. तो जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक चक्रास आर 7th सप्त चक्र, बट 7th इज सहस्ररा आउटसाइड द फिजिकल बॉडी, सो रह गए 6 चक्र. एंशियंट टेक्स्ट मेंशन 2 माइनर चक्रस. अब ये जो षट चक्र है इसके साथ 2 छोटे चक्र है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको ग्रंथों में बताया गया है. एक का नाम है सोम चक्र, और सोम चक्र हमारा जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र, उसके जस्ट ऊपर होता है. प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए. आज्ञा चक्र के जस्ट ऊपर है एक छोटा सा चक्र, जिसको माइनर चक्र कहा है, जिसका नाम है सोम चक्र. और दूसरा चक्र है आनंद कंद पद्म. दूसरे चक्र का नाम है, तो ललाट चक्र भी कहा गया है ना? ललाट चक्र, हाँ शायद हो, ललाट चक्र भी कहा गया है, शायद होगा. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट. हाँ मेरे पढ़ा है. अच्छा, आपने पढ़ा है. ओके, मेरे पढ़ने में नहीं आया. ओके, होगा ऑलराइट, क्योंकि बहुत अभ्यास है इसके ऊपर. दूसरा चक्र है आनंद कंद पद्म, विच इज जस्ट बिलो द हार्ट चक्र. अब ये आनंद, क्यों मैं ये 2 चक्रों का नाम दे रही हूँ? बिकॉज मेडिटेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखो, ये जो आनंद कंद पद्म जो है, ये हृदय चक्र के बिल्कुल नीचे है. छोटा सा चक्र है जिसकी 8 पेटल्स है, यानी 8 पंखुड़ियाँ है. हाँ, हर चक्र को पद्म की उपमा दी गई है, तो लोटस के जैसा उसको विजुअलाइज किया गया है. और ये जो आनंद कंद पद्म है, ये 8 पेटल्स का है, जिसके अंदर कल्पतरु है. अब आप सब जानते हैं कल्पतरु क्या है. उसको विशिंग ट्री हम कहते हैं. कल्पतरु वो वृक्ष है जो इच्छा पूर्ति करता है. अगर आपकी कोई भी इच्छा हो, अगर आप हृदय चक्र के नीचे ये जो छोटा सा चक्र है आनंद कंद पद्म, इसको विजुअलाइज करें, वहाँ पे ये कल्पतरु, सो कल्पतरु मेडिटेशंस हुआ करते हैं. सो देर आर सम गुरुज हु हैव गिवन कल्पतरु मेडिटेशंस. उस पे अगर आप ध्यानस्थ हो के अपनी इच्छा उधर व्यक्त करो तो इच्छा पूर्ति होती है, ऐसा कहा जाता है. ऑलराइट. So, 7 main places where nadis cross are the main energy centers and they are called as chakras. Chakras को wheels of life या wheels of light ऐसा भी कहा जाता है. चक्र को wheels of life या wheels of energy या wheels of light ऐसा भी कहा जाता है. अब ये चक्र करते क्या है? दे आर कुछ पॉइंटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे देती हूँ, और बिफोर आई क्लोज दिस टॉपिक ओवर हियर एंड वी मूव टू 1 चक्र एट अ टाइम. ऑलराइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चक्र के बारे में, आप नोट कर सकते हो. Chakras are responsible for balancing all levels of our being, physical, psychological and spiritual, body, mind and breath. तो ये जो चक्रास है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग अस ऑन ऑल लेवल्स. हमारा बॉडी बैलेंसिंग, माइंड बैलेंसिंग और ब्रेथ बैलेंसिंग, ये सब इन चक्रास रेगुलेट करते हैं. योग भी यही करता है, which is what yoga does. Yoga also balances our body, mind and breath. And chakras are the controls, are the energy centers on which the changes happen. Next point. Each chakra resonates at a different frequency. The root chakra is the slowest while the Sahasrara vibrates at the highest frequency. देखो, ये जो सुषुम्ना पे 6 चक्रस है, इसमें का सबसे नीचे का चक्र है जो पृथ्वी तत्व है, तो वो सबसे जड़ है और इसलिए उसका वाइब्रेशन सबसे स्लो है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सहस्रारा का वाइब्रेशन हाईएस्ट है और मूलाधारा का लोवेस्ट है. ओके, इसका और अभ्यास हम आगे करेंगे.
Asanas evolved as a means of opening and balancing the chakra. ममता मैम ने ग्रुप पे सूर्य नमस्कार के आसन, आसन स्थिति और कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है इसका इंफॉर्मेशन डाला था. तो आसनास इवॉल्व, तो आसन के माध्यम से हम चक्रस को ओपन कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं. ओके. ऑरास आर विजिबल एक्सप्रेशंस ऑफ द चक्रास. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे जो ऑरास है ये हमारे चक्र का स्थूल रूप है. तो ऑरास एक्चुअली दिखते हैं. हमारे बीच सीमा त्रिवेदी है, बीजल, इसी ने हमें ऑरा रीडिंग सिखाया था हमारे ग्रुप को जब हम ऑनलाइन नहीं फिज़िकली मिलते थे. तो कैसे ऑरा रीड की जा सकती है ये उन्होंने सिखाया था. ऑरा रीडिंग एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है और आप और मैं कोई भी ऑरा रीड कर सकता है अगर हम सीख ले कि इसको कैसे रीड किया जाता है. और जो लोग ऑरा रीड करते हैं वो ये भी देखते हैं जब हम रीड करते हैं कि ऑरा में अलग अलग कलर्स दिखते हैं और ये कलर्स का इंटरप्रिटेशन होता है. अगर ब्लैक या ब्राउन कलर है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है. अगर ग्रीन है, अगर वाइट है, अगर ब्लू ऑरा है तो ये बहुत अच्छी. ग्रीन हेल्दीनेस दर्शाता है. ग्रीन ऑरा यानी बॉडी बहुत हेल्दी है ये मतलब होता है. ब्लू ऑरा देखा जाए तो उसका मतलब दिख जाए तो, या वाइट ऑरा, वाइट लाइट दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि आध्यात्मिक है ये व्यक्ति, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है. ऐसे अनेक मतलब इन ऑरा रीडिंग में से निकलते हैं. जब हम फिर से फिज़िकली मिलने लगेंगे तो शायद हम एक सेशन ऑरा रीडिंग का फिर से करेंगे. ऑलराइट. तो इस पर से हमारा बॉडी का स्टेटस, माइंड का स्टेटस, एनर्जी का स्टेटस, प्राण शक्ति का स्टेटस, नाड़ीज़ का स्टेटस, सब हमको ये ऑरा रीडिंग से पता चल सकता है. क्रिलियन मेथड है, किर्लियन मेथड है जिससे ऑरा का रीडिंग होता है. अब तो और हायर मेथड्स डेवलप किए गए हैं जिससे ऑरा स्टडी करते हैं और जहाँ जहाँ नाड़ीज़ में ब्लॉकेजेस दिखते हैं उसको ब्लॉकेज को क्लियर करने की थेरेपी दी जाती है. और जहाँ जहाँ चक्रस ब्लॉक दिखते हैं तो वो चक्र को अलग अलग मीडियम से ओपन करने की भी थेरेपीज दी जा सकती है. जैसे कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल हीलिंग में वो क्रिस्टल रखते हैं चक्रास पे. जो चक्रास ब्लॉक्ड है वहाँ पे क्रिस्टल रखते हैं या स्टोन्स रखते हैं और चक्रास को ओपन किए जाते हैं. या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में वो पिन लगाई जाती है उस चक्रा पे और उस नाड़ी को पे और उस नाड़ी को ओपन, उसका प्राण शक्ति का वहन ओपन किया जाता है. Okay, next point. Yogis believe that chakras hold the fullest potential for each and every person and are key to health. Alright? अब एक important point है जो योगा टीचर्स प्लीज़ आप भी ये समझ ले. 7 चक्र आर रिलेटेड टू द 7 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके मैं 7 नाम आपको देती हूँ. हाँ, तो वेकिंग इज जागृत, waking consciousness. Second is dream consciousness. Third is deep sleep consciousness. Fourth is transcendental consciousness, मैं कहूँगी परा, जहाँ पे सोल अवेयरनेस आता है. ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में आत्मा का सजगता आती है, सो इसलिए मैंने परा शब्द यूज़ किया. 5वां कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, हाँ, ब्रह्मांड की सजगता आ जाती है. ब्रह्मांड के बारे में हम जागरूक हो जाते हैं. 6ठा गॉड कॉन्शियसनेस, जहाँ हमें डिवाइन का अस्तित्व महसूस होता है. गॉड कॉन्शियसनेस और डिवाइन कॉन्शियसनेस, जब हम भगवान या कोई शक्ति है जो ये जो परब्रह्म है या ब्रह्म शक्ति को हम जागरूक हो जाते हैं तो ये गॉड कॉन्शियसनेस. और 7वां है यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस यानी वननेस. अब देखो ये 7 चक्रास, 7 कॉन्शियसनेस, इसको हम 7 लोकों के साथ भी जुड़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं. देयर आर 7 लोकास. आप जानते हो ना 7 लोक है, मैं इसके नाम बताती हूँ. तो जो
वेकिंग कॉन्शियसनेस है, उधर आएगा भूलोक। ड्रीम कॉन्शियसनेस में आएगा भुव। डीप स्लीप इज सुव। ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस इज महालोक। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज जनलोक। गॉड कॉन्शियसनेस इज तपलोक। and unity consciousness will become satyalok. एक one truth, एक सत्य, परम सत्य, that is the highest loka, satyaloka, which is the highest consciousness, which is the unity consciousness. अगर हमारे 7 चक्र इसके साथ जुड़वा दे हम लोग तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, अगर आप उसको लक्किल और सहस्त्रा, इफ़ यू राइट एंड व्हेन वी स्टडी द चक्रा इट विल मेक सेंस टू यू. जब हम हर चक्र को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा. ऑलराइट, आगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑल 6 चक्रास आर इंटरकनेक्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. अगर एक चक्र इम्बैलेंस में चला गया तो वो नीचे और ऊपर वाले को भी इम्बैलेंस कर देता है, और ऊपर वाला इम्बैलेंस हो गया तो वो उसके ऊपर के करता है, नीचे वाला उसके नीचे को करता है. जब भी इम्बैलेंस होता है तो एक चक्र सिर्फ इम्बैलेंस नहीं होता, वो बाकी भी चक्र का फंक्शनिंग को बिगाड़ता है. और कॉमन पॉइंट्स में ये है कि हर चक्र का अपना अपना एक तत्व होता है. ईच चक्र इज कनेक्टेड टू वन बेसिक एलिमेंट. जैसे मूलाधार का पृथ्वी तत्व है, स्वाधिष्ठान का जल तत्व है, वगैरह वगैरह. ईच चक्र ऑल्सो हैज़ अ प्रिसाइडिंग डेटी और गॉड और गॉडेस. आई माइट टेक 5 minutes मोर फ्रेंड्स टुडे, प्लीज़ बेयर विथ मी. हर चक्र का एक देवी या देवता होता है. ऑलरेडी हमने डाकिनी, राकिनी, साकिनी ये देखा है. तो हर एक का एक देव या देवी या देवता होता है. हर एक चक्र का अपना अपना स्थान होता है, आकार होता है. हर चक्र लोटस की तरह विजुअलाइज किया जाता है, लेकिन हर एक के नंबर ऑफ पेटल्स अलग होते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ अलग नंबर की होती है. हर एक का कलर्स भी अलग होता है, हर एक का बीज मंत्र अलग है, वगैरह वगैरह. सो हर एक का अपना अपना स्थान, आकार, नंबर ऑफ पेटल्स, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है. ऑलराइट, तो जस्ट वन मोर पॉइंट. Each chakra regulates the flow of prana in the area of its location and is therefore responsible for the proper functioning of the physical system and the hormonal glands located in that area. यहाँ पे मैं आपको एक, जो मैंने बोला पेटल्स की तरह दिखते हैं, तो ये रहे हर चक्र का अपना नंबर ऑफ पेटल्स अलग अलग है. कैन यू सी इट? या और हर एक चक्र जिस एरिया में है उसका वहाँ पे जो ग्रंथि है उसका ये चार्ट है. तो देखोगे आप कि मूलाधार जो है, स्वाधिष्ठान जो है, ये दोनों एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारी ग्रंथियाँ हैं कॉल्ड एज लिवर, ये हमारा मणिपुर उसको कंट्रोल करता है. तो इस तरह से, या हमारे सर के अंदर जो पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, ये आज्ञा और सहस्त्ररा इसको कंट्रोल करता है. तो कहने का मतलब ये है, वो चक्र जहाँ पे उसका लोकेशन है उसके आजू बाजू में जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल स्वाधिष्ठान चक्र जो है वहाँ पे हमारा यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेजरली है. डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का कम भाग है. यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो उस चक्र अगर बिगड़ता है तो उधर के सिस्टम्स बिगड़ जाते हैं. अगर प्राण शक्ति का वहन वहाँ पे बिगड़ता है, अगर चक्रा बिगड़ता है, तो ये सिस्टम में हमें बिगाड़ दिखता है. ऑलराइट, और जैसे मैंने कहा, हर हार्मोनल ग्लैंड, एक चक्र, अलग अलग हार्मोनल ग्लैंड्स को अलग अलग चक्रास कंट्रोल करते हैं. द चक्रास कैन बी ओपन्ड और बैलेंस थ्रू वेरियस
टेक्निक्स। इन चक्र, अगर ये चक्र इम्बैलेंस में है तो इनको बैलेंस हम फिजिकल एक्सरसाइजेस से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, हीलिंग मेथड्स जैसे मैंने कहा प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, इन मेथड्स से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ, जिंदगी के अनुभव भी हमारे चक्रास को बैलेंस और इम्बैलेंस करते हैं। अगर हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को हम किस तरह एक्सपीरियंस करना, ये कंट्रोल अगर हमारे पास ले ले तो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं, हम हमारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग बाय रेगुलेटिंग अवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। उतना ही नहीं, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, अगर कुछ बातें हम समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो भी हमारे चक्रस बैलेंस हो सकते हैं। तो अगर हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा लर्निंग, हमारा अभ्यास, इसके माध्यम से भी हम चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। और जो 7 स्तर हमने देखे कॉन्शियसनेस के, हम खुद को इस तरह से ऊपर उठा सकते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कहते हैं। ऑलराइट, जाते जाते बस आज रुकते वक्त एक लास्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैं आपको दे दूं। खड़े होकर या बैठकर दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर उठाना है। ऑलराइट, दोनों हाथों को जोड़कर सर के ऊपर रखो और सीधा सीधा ऊपर उठा लो। जैसे आप हाथों से शरीर को ऊपर खींचोगे और अगर आप अपनी पीठ की तरफ ध्यान दोगे तो आपकी पीठ की रीढ़ जो है, वर्टिब्रल कॉलम, इट गेट्स इलोंगेटेड, वो भी लंबी खींची जाएगी और आपके सारे चक्र जो स्पाइन के अंदर के, ये अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आप चाहो तो थोड़ी देर बाद इसको क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करके देख लेना। खड़े होकर और पैरों में अंतर थोड़ा सा शोल्डर लेंथ डिस्टेंस होना है। हाँ, तो खांधे और फीट एक लाइन में रखना और फुल बॉडी को ऊपर खींच लेना। जब आप खींचोगे तो आपका शरीर, आपका स्पाइन खींचा जाएगा और धीरे से जब आप हाथ नीचे उतारोगे तब स्पाइन को खींचा ही रखना और खड़े रहना। यस, Tadasan, but when you come down from the Tadasan, you just put your hands down and you feel, you maintain the spine elongated. You hold it in an elongated position and then you focus on your spine. You can feel the chakras actually in your spine. हाँ, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप खुद से करके देखो। कोई डिफ़िकल्टी है तो ग्रुप पे आप मुझे पूछ सकते हो। तो यू कैन, अगर आप ध्यान दोगे तो एक्चुअली जब आपकी स्पाइन लंबी खींची जाएगी, आपको उस पर चक्रास महसूस होंगे। अगर आप फोकस करोगे और महसूस करने की कोशिश करोगे, यू विल बी एबल टू फील द सुषुम्ना एंड द चक्रास ऑन इट स्पिनिंग। ऑलराइट, सो दीज, और हाथ का भी आप एक्सरसाइज करके देख लेना, ये जो मैंने सिखाया, और उससे भी आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं और ये महसूस होता है। यू कैन फील योर चक्रास गेटिंग एक्टिवेटेड। ऑलराइट, सो वी स्टॉप ओवर हियर फ्रेंड्स।